अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी जो शादी के कई साल बाद पैदा हुई थी। माँ बाप दोनों ही उसे चाहते थे, लेकिन बाप की तो उसमें जान थी। वो उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। इन बाप बेटी की मोहब्बत देखकर कभी कभार मम्मी जल के कह उठती थी, फलक, तुम्हारे डैडी बड़े दोगले हैं। जब तुम पैदा होने वाली थी तो तुम्हारे डैडी बेटी ना होने की दुआ मांगा करते थे और मेरी ख्वाहिश बेटी की थी। वो शरारत से डैडी को छेड़ती तो डैडी के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहरा जाता और वो फलक से नजरें चुराने लगते, जबकि फलक उनसे रूठ जाती। डैडी, आपको मेरे होने की खुशी नहीं थी? नहीं मेरी जान, तुम तो मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सरूर हो। बस ये सोच के घबरा जाता था कि बेटी हुई तो पराए घर रुखसत करना पड़ेगा, और फिर बेटियां कीमती और नाजुक भी तो होती हैं। उनकी इज्जत और नामूस उससे भी ज्यादा। वो उसे प्यार से गले लगा लेते। बेटे बीवियां आने में बदल जाते हैं, माँ बाप से दूर चले जाते हैं, मगर बेटियां दूर जाकर भी माँ बाप के करीब होती हैं। और तुम तो मेरा वो तोता हो जिसमें मेरी सांसें बंद हैं। वो सफाइयाँ पेश करते और फलक उनसे लिपट जाती। उसको अपने बाप की मोहब्बत पर फख्र था तो माँ पर हैरत भी, जिनको फलक की कोई खास परवाह न थी। डैडी ने अपनी तमाम सोशल सरगर्मियाँ मुअत्तल और मौकूफ़ कर दी थी और ज़्यादातर वक्त फलक के साथ गुजारते थे, जिस पर उनकी मम्मी से कभी कभार झड़प भी हो जाती। फलक की तरबियत में माँ से ज़्यादा बाप का हाथ था। वो शुरू से ही महंगे तरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन दीनी तालीम के लिए एक आलिमा और हाफिज़ा भी रोज़ाना आती थी और उसे मज़हब इस्लाम की बुनियादी और शरई बातें बताती रहती थीं। यही वजह थी कि अपनी माँ के बरखिलाफ़ वो बाप की तरह नमाज रोज़े की पाबंद थी और कम उम्री से ही उसने सर ढाँपना भी शुरू कर दिया था, जिस पर मम्मी ने उसे मौलानी का खिताब दे दिया था और कभी कभी उनकी डैडी से इस बात पर झड़प भी हो जाती थी। निसार अली खान, तुम ये अपनी बेटी को क्या बना रहे हो? घर की घोंस। अब तो तुम्हें उसके मेरे साथ जाने पर भी एतराज़ होने लगा है। तुमने सुना होगा, जो माँ से ज़्यादा चाहे वो फाफा कुटनी कहलाए। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैं उसकी माँ हूँ, मेरा हक उस पर तुमसे ज़्यादा है, मगर वो मेरी एक नहीं सुनती। तुम्हारे सामने तुम्हारे इशारों पे नाचती है। फैशन का उसे पता नहीं, ज़माने के जदीद तकाज़ों से नाबलद है। फलक की मेरी बेटी होने पर कोई यकीन नहीं करता कि माँ इतनी मॉडर्न और बेटी 1857 का नमूना। कभी कभार फलक भी सोचने पे मजबूर हो जाती कि आखिर डैडी उसकी मम्मी के साथ जाना पसंद क्यों नहीं करते। वो उसे मम्मी से दूर क्यों रखना चाहते हैं। उन दिनों डैडी को जाने क्या हो गया था। वो जो घूमने फिरने मिलने मिलाने के बेहद शौकीन थे, उन्होंने खुद को घर तक महदूद कर लिया था। अब तो उनको मम्मी के भी बाहर जाने पे और रात के देर जाने पे एतराज़ होने लगा था और इस बात पे कई बार उनकी झड़प भी हो चुकी थी। हालांकि फलक के सामने वो कोई भी इख्लाफी बात मम्मी से करने से इज्तनाब बरतते थे। फलक ने माँ और बाप दोनों का हुस्न चुराया था। शाजिया बेगम ने खुद को इस तरह मेंटेन किया था कि वो कहीं से भी फलक की माँ नहीं लगती थी, और जब सब उन्हें फलक की बड़ी बहन समझते तो फख्र से उनकी गर्दन तन जाती। फलक वैसे भी बहुत मसरूफ रहने लगी थी। डैडी उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे और उनकी ख्वाहिश का एहतराम वो फर्ज समझ के कर रही थी। फिर जब उसका मेरिट पे दाखिला किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में हुआ तो सबकी खुशी जीतनी थी। खासतौर पर डैडी बहुत खुश रहने लगे थे और उन्होंने फलक को तोहफे में एक कार दी थी। मगर कुछ था जो उनके आसाब पर सवार था, जो उन्हें मुकम्मल तौर पे खुश नहीं रहने देता था। आखिर एक दिन फलक को पूछना ही पड़ा, डैडी, आजकल आप बिजनेस में भी दिलचस्पी नहीं ले रहे, आना जाना भी आपने तकरीबन छोड़ दिया। क्या मम्मी से कोई नाराज़गी चल रही है? उसके प्यार से पूछने पे उनका दिल भर आया और जज्बात में तलातुम बर्पा हो गया। फलक को गले लगाते हुए वो प्यार से बोले, मेरी जिंदगी, तुम्हारी फिक्र मुझे चैन से जीने नहीं देती। तुम ना समझ और मासूम हो और ज़माना सितम ज़रीफ और चालाक। जिस दिन तुम अपने घर की हो जाओगी उस दिन मैं चैन की नींद सो सकूंगा। डैडी,
फलक ने मुंह फुलाया। ये क्या बात हुई? अभी तो मेरे डॉक्टर बनने में भी वक्त है। फिर अगर चांस मिला तो अमेरिकन एमए लीग दूंगी या पाकिस्तान से एफसीपीएस करूंगी। इससे पहले आप सिर्फ मेरी कामयाबी की दुआएं करेंगे और बस। निसार अली खान के चेहरे पर एक फीकी और बेजान मुस्कुराहट दौड़ गई। फलक के जाने के बाद वो माजी की भूल भुलैयों में भटकने लगे जो उनके दिल का नासूर था। निसार अली खान और हामिद अली खान दोनों भाई थे। हामिद खान की जब शादी हुई तो निसार अली स्टूडेंट थे। बेफिक्र, चुलबुले और बेपरवाह दोनों भाइयों की उम्रों में 10 साल का फर्क था और हामिद अली खान ने उन्हें औलाद की तरह चाहा था। इसे उन्हें कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई थी जो उनकी कम उम्री में ही उम्रे के लिए दौरान एक्सीडेंट जाँ बहक हो गए थे। फिर खुशकिस्मती से भाभी भी बेहद चाहने वाली मिली और वो बेटों की पैदाइश के बावजूद भी उनकी हैसियत और मर्तबे में फ़र्क न लाई। दोनों भतीजों में निसार की जान थी। खासतौर पे बड़ा तो अक्सर उन्हीं के पास सोता। उन दिनों वो इम्तहानात से फारिग हुए तो दोस्तों के साथ मिलकर मुल्तान जाकर स्टेज ड्रामा देखने का प्लान बना लिया जिसकी बड़ी धूम थी और उनकी जिद के आगे हामिद को इजाज़त देनी ही पड़ी। स्टेज ड्रामा तो क्या देखना था, वो उस डांसर पे फिदा हो गए जो स्टेज की चकाचौंध और गहरे मेकअप में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। 2 दिन का क़याम हफ्ते में बदल गया और दोस्तों के समझाने पर भी वो बाज न आए और उस हसीना के घर तक पहुंच गए जो बाजार हुस्न का मशहूर घराना था। बात की कहानी बहुत मुख्तसर थी। इश्क का जादू सर पे चढ़ के बोल रहा था। आंखों पे उस तरह दार हसीना के हुस्न की पट्टी बन गई जिसने अपनी महारत, चाबुक दस्ती और होशियारी का सही और खूब इस्तेमाल किया और शिकार को फड़फड़ाने का मौका भी नहीं दिया। ठीक ठाक निशाना लगाया और शिकार मुर्गे बिस्मल की तरह तड़पने लगा, खुद जाल में फंस गया। जब निसार अली खान ने अपने भाई से शादी की इजाज़त मांगी तो वो बिफर गए। साहबजादे, हमारी तरबियत में कहाँ कमी रह गई? हमने तो तुम्हें हमेशा औलाद समझा। हम क़यामत के दिन वालिदैन को क्या मुंह दिखाएंगे कि ये हमारी तरबियत थी? आज तुम हमारे मुंह पे कालक मलने की इजाज़त ले रहे हो। भाई, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। आप ही तो कहते हैं किसी गिरते हुए को संभालना, भटके हुए को राह दिखाना, मुश्किल से निकालना नेकी है और इंसानियत भी। शाजिया कीचड़ में खिला हुआ कमल है जिसका गंदगी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। शराफत की जिंदगी गुजारना उसकी ख्वाहिश है और उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने का मैं अज़्म कर चुका हूँ। निसार अली खान ने अदब से जवाब दिया। जब फैसला तुम कर ही चुके हो तो मेरी इजाज़त की क्या अहमियत और ज़रूरत? फिर वो दुख से बोले, तुम जानते हो शादी एक दिन का नहीं पूरी ज़िंदगी का बंधन है। आज नहीं तो कल तुम्हें ज़रूर अपने फैसले पे पछतावा होगा, फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अलबत्ता मैं बहैसियत मुसलमान शादी से मुतालिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रवायत सुनाना चाहता हूँ तुम्हें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत से निकाह 4 औसाफ की वजह से करो। दीनदार हो, हस्ब नस्ब वाली हो, खूबसूरत हो, दौलतमंद हो और इन चारों में दीनदार को अवलियत देनी चाहिए। मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा वस्फ उस औरत में है? निसार अली के पास कोई जवाब नहीं था। वो मजबूर थे। इश्क अंधा, बहरा और गूंगा होता है और ये वो दलदल है जिसमें कोई एक बार उतर जाए फिर लाख निकलने की कोशिश करे अंदर ही धंसता चला जाता है। वो भी शाजिया की मोहब्बत के समंदर में डूब चुके थे और वो सब छोड़ छाड़ कर शाजिया से निकाह करके फिर लाहौर शिफ्ट हो गए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती और ज़िंदगी की भूल भी थी। वैसे तो कारोबार आबाई था जिसको हामिद ने मेहनत और मुशक्क़त से बामे अरूज पे पहुंचाया, लेकिन उनकी भाई के साथ मोहब्बत थी कि वो कोई ज़्यादती नहीं करना चाहते थे। आखिर वो उनका खून था। सो उन्होंने एक खतीर रकम के अलावा लाहौर का एक प्लाजा उनके नाम करते हुए तमाम ताल्लुकात तोड़ने का ऐलान कर दिया। इब्तदाई दिन तो खुशियों के हंडोले में झूलते गुजर गए, हर दिन ईद और हर रात शबे बिरत। मगर जब जवानी का खुमार उतरा और हर चीज़ वाज़ेह हुई तो उन्हें अपने फैसले पे पछतावा होने लगा। हालांकि शाजिया ने खुद को काफ़ी बदल लिया था। वो कभी पलट कर मुल्तान भी नहीं गई, मगर इंसान की फितरत नहीं बदलती। जिस माहौल में उसने बचपन से जवानी तक का सफ़र तय किया था उसकी छाप उस पर मौजूद थी। उसके बात करने का अंदाज, उठना बैठना और अदाएं चिल्ला चिल्ला कर उसकी पहचान करा देती थी। और फिर कहीं ना कहीं किसी पार्टी में किसी तमाशबीन
या पुराने मद्दाह से सामना भी हो जाता और उस वक्त उनका दिल चाहता खुद को कहीं गुम कर लें। इस तरह वो शाजिया के पाँव में तो बेड़ियां नहीं डाल सके, मगर खुद उन्होंने रफ्ता रफ्ता बाहर निकलना छोड़ दिया और गोशा नशी हो गए। पछतावे उन्हें नाक की तरह डसते रहते। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि औलाद ही ना हो, और हो भी तो बेटी ना हो। मगर फलक के होने पर उन्हें लगा कि सही मायनों में अब उनकी आजमाइश शुरू हुई है। बेटी में उनकी जान थी और वो शाजिया का साया भी उस पर पड़ने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि शाजिया आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने ढंग में आती जा रही थी और बेटी को भी अपने ही रंग में रंगना चाहती थी। वो दिन ब दिन कनूती होते जा रहे थे और गुमसुम रहने लगे थे। फलक एक मिनट नजरों से ओझल होती तो उन्हें लगता उनका दिल बंद हो जाएगा, मगर माँ की असलियत बताकर वो उसे फलक की नजरों में गिराना भी नहीं चाहते थे कि आखिर वो उसकी माँ थी। इसलिए दिल पर बोझ लिए खामोशी से जिंदगी गुजार रहे थे। उस रोज भी शाजिया बेगम बाहर गई हुई थी। जब उन्होंने फलक को बिठाकर घंटों बातें की, दुनिया की ऊंच नीच से आगाह किया, अच्छे बुरी की पहचान कराई, लेकिन कोशिश के बावजूद भी वो शाजिया के बारे में एक लफ्ज ना कह सके। आखिर वो उसकी माँ थी, मोतबर, काबिल एहतराम और काबिल इज्जत। सुबह हस्बे मामूल फलक फजर की नमाज पढ़कर चाय लेकर डैडी के कमरे में दाखिल हुई तो उसे अचंभा सा हुआ, क्योंकि अमूमन वो इस वक्त इशराक के नवाफिल पढ़ रहे होते थे। जब से शाजिया ने रात के देर से आना शुरू किया था, वो अलहदा कमरे में सोने लगे थे। फलक की आवाज़ देने पर भी जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उसने करीब जाकर उनकी पेशानी पे प्यार से हाथ रखा। फिर पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा। जाने कब दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। फिर बीवी की आहें और बेटी की दिल खराश चीखें भी उन्हें वापस ना ला सकी। उनकी अलमनाक मौत ने फलक के होंठों की हंसी छीन ली और उसके मुस्कुराते लबों पे सकूत तारी हो गया। उनके जाने के बाद खला तो पूरा न हो सका, लेकिन उन्हें मुआशी तौर पर किसी परेशानी का सामना भी न करना पड़ा, क्योंकि फलक के नाम प्लाजे से किराए की मद में ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। लेकिन फलक की परेशानी मम्मी का इद्दत शरई तरीके से पूरी ना करना था। इद्दत के दौरान वो हर आए गए के सामने बैठकर लंबी लंबी बातें करती, हत्ता कि अपने लिबास का ख्याल न करती। डैडी के दोस्तों का आना जाना भी लगा रहता था। फलक के लिए ये सब देखना नाकाबिल बर्दाश्त और तकलीफ दे था, क्योंकि कम उम्र में ही उसने इस्लाम का बड़ी बारीकबीनी से मुतालिया किया था। मगर जब उसने यही बात माँ को समझाने की कोशिश की तो वो गुस्से से बिफर गई। तुम ज्यादा मुलानी बनने की कोशिश ना करो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। हद हो गई, बालिश भर की छोकरी मुझे समझाने चली है। वो गुस्से में आकर रोने लगी तो फलक के हाथ पांव फूल गए। मम्मी मम्मी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। वो प्यार से उनके गले लग गई। मगर डैडी के लिए आपकी तरफ से आखिरी तोहफा होगा कि आप इद्दत शरई तरीके से पूरी कर लें, उनकी रूह खुश होगी। शाजिया के दिल को फलक की बात लगी। यूं भी वो महसूस कर रही थी कि उनकी शक्ल क्लेंजिंग, थ्रेडिंग और फेशियल ना करने की वजह से हमन्नक और उजाड़ हो चुकी थी। चेहरे पे झुर्रियां और सफ़ेद बाल भी नुमायां हो रहे थे। तो कुछ सोचकर उन्होंने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया और यूं फलक ने सुख का सांस लिया। जिस दिन भी शाजिया की इद्दत खत्म हुई वो फूल की तरह खिल उठी। फलक कॉलेज से आई तो बुआ ने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर गई हुई हैं। शाम को सोकर उठी तो माँ के कमरे में आ गई, जो कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। उन्होंने जदीद स्टाइलिश सा सूट पहन रखा था और अब महारत से मेकअप कर रही थी। मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल पहनकर जब वो मुड़ी तो मैं वियत से फलक को अपनी तरफ देखते हुए पाया। वो गड़बड़ा सी गई। बेटा क्या करूं, तुम्हारे अब्बू के बगैर घर काटने को दौड़ रहा था। किस तरह 4 माह 10 दिन उनके बगैर गुजारे मेरा ही दिल जानता है। सोचा आज कहीं घूम आऊं, तुम चलोगी? उन्होंने नादीदा आंसू टिश्यू से साफ करते हुए रिक्कत भरी आवाज में कहा। नहीं, आप जाएं, मुझे पढ़ना है। वो बेरुखी से कहते हुए कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पे फूट फूट के रोने लगी। हॉर्न की आवाज पर उसने खिड़की से झांक कर देखा। मम्मी डैडी के दोस्त के साथ फ्रंट सीट पे बैठी हंस रही थी। फिर वो दोनों चले गए और फलक अपने डैडी को याद करने लगी। और फिर यह सिलसिला चल निकला। हर रोज कोई ना कोई आ जाता और शाजिया बंद सवर कर उनके हमरा निकल पड़ती। वो बच्ची नहीं थी, अड़ोस पड़ोस की निगाहें उसके दिल में तराजू हो जाती थी। फिर जिस तरह शाजिया घूमने फिरने
शॉपिंग और होटलिंग में बेदर्दी से पैसा खर्च कर रही थी, वो उसके लिए सवालिया निशान था। और फिर छुट्टी वाले रोज़ जब शाजिया बन सवर के जाने लगी तो फलक से मुखातिब हुई। फलक, मैं एक बेहद ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तुम्हारे डैडी के दोस्त का बेटा आ रहा है, ज़रा तुम उसे कंपनी दे देना। मम्मी, आप जानती हैं मुझे अजनबियों से मिलने का कतई शौक नहीं, वो बिगड़ कर बोली। बेटा समझा करो, अयान आला तालीम याफ्ता और एक अच्छे खाते पीते घराने का चश्मो चिराग है। तुम्हारे डैडी के जाने के बाद अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे नातवा कंधों पर है। मैं चाहती हूँ तुम अपने बारे में कोई फैसला कर लो, यही तो शादी की उम्र होती है। मम्मी, फलक बिगड़ कर बोली, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। डैडी के ख्वाबों को ताबीर देना मेरी जिंदगी का मकसद है। अब तुम मुझ पे तंज करोगी, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही करती हूँ। मेरे लिए मम्मी? फलक हलक के बल चीख पड़ी। आपने कभी सोचा है मोहल्ले में क्या चहमगोइयाँ होती हैं, किस तरह मैं लोगों की चुभती हुई निगाहों का सामना करती हूँ। यही तो मुझे दुख है कि मेरा अपना खून मुझ पे उंगलियां उठा रहा है और लोगों को तो बकने की आदत होती है, वो बिगड़ कर बोली। मगर मम्मी, वो मिनमिनाई, बस बस चुप रहो। मैं क्या मर जाऊं दुनिया वालों की वजह से, खुश रहना छोड़ दूं। इसीलिए पुराने ज़माने में हिंदू बेवाओं को सती कर दिया जाता था ताकि वो भी शोहर के साथ जिंदा दरगोर हो जाएं। तुम क्या चाहती हो, मैं दुनिया को तर्क कर दूं? वो बुरी तरह रोने लगी और फलक को कहना पड़ा, ठीक है आप जाएं, मैं आपके मेहमान को देख लूंगी। और फिर बुआ ने मेहमान के आने की इत्तला दी तो फलक को मजबूरन ड्राइंग रूम में जाना पड़ा। फलक को देखकर वो एहतरामन खड़ा हो गया, लेकिन उसकी निगाहों की बेसाख्तगी, वालहानापन और चमक ने तन बदन में जैसे आग लगा दी। फलक नागवारी से बोली, मम्मी थोड़ी देर में आ जाएंगी, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुआ से कह दीजिएगा। उसकी निगाहों से फलक को उलझन हो रही थी। वो जाने को मुड़ी तो वो बेसाख्ता बोला, आपके घर मेहमानों से ऐसा सलूक किया जाता है कि आप 2 मिनट बैठने की भी रवादार नहीं। माफ़ कीजिएगा, आप मेरे नहीं मम्मी के मेहमान हैं। फलक ने बेजारियत से जवाब दिया और उसी वक्त शाजिया कमरे में आ गई और फलक ने खिसकने में ही आफियत समझी। फिर शाजिया ने इसरार करके उसे अनेक्सी में ठहरा लिया। फलक की कोशिश होती कि उसका अयान से कम ही सामना हो। अब मम्मी का ज़्यादातर वक्त अयान के साथ गुजरने लगा था। उनके और अयान के कहकों से पूरा घर गूंजता और फलक अपने कमरे में जलती भुनती रहती। इसमें कोई शक नहीं था कि वो मर्दाना वजाहत का मुकम्मल नमूना था, मगर फलक को एक आंख न भाया था जब वो बड़े धड़ल्ले से, दीदा दलेरी से शाजिया को नाम लेकर बुलाता तो फलक का दिल चाहता उसका मुंह तोड़ दे। फलक अमूमन सुबह अपनी गाड़ी से ही कॉलेज चली जाती थी, मगर उस दिन गाड़ी बावजूद कोशिश के स्टार्ट नहीं हो रही थी तो उसे मम्मी से कहना पड़ा, जो अयान के साथ नाश्ता कर रही थी। उसके इनकार के बावजूद उन्होंने उसको कॉलेज छोड़ने की जिम्मेदारी अयान को सौंप दी तो उसे मजबूरन जलते भुनते मम्मी की बात मानना पड़ी, क्योंकि उसकी आज गायनी वार्ड में ड्यूटी थी जिसकी इंचार्ज बहुत सख्त थी। आप इतनी खामोश क्यों रहती हैं फलक? अयान ने पूछा। मुझे फजूल बोलने की आदत नहीं। तो क्या मैं फजूल बातें करता हूँ? मुझे नहीं पता, फलक ने बेजार होते हुए जवाब दिया। आखिर आप मुझसे इस कदर नाराज क्यों रहती हैं? मैं आपसे क्यों नाराज होने लगी? आपसे मेरा ताल्लुक ही क्या है? नाराज अपनों से हुआ जाता है, फलक चिढ़कर बोली। हो सकता है कोई ताल्लुक निकल आए, अयान शरार से मुस्कुराया। मिस्टर अयान, आप अपनी हद में रहें। आप मम्मी के मेहमान हैं, इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ, वरना ताल्लुक तो क्या आप जैसे लोगों को तो मैं मुंह भी लगाना पसंद नहीं करती। उसने मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी से उतरते हुए गुस्से से कहा और अंदर चली गई। सामने उसकी दोस्तें खड़ी थी। यार, ये हुस्न का देवता जिसके साथ तुम आई हो, तुम्हारा मंगेतर तो नहीं? एक दोस्त ने बड़ी राजदारी से पूछा। बकवास मत करो, गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए इसके साथ आना पड़ा, वरना तो मैं इसकी शक्ल भी देखना ना पसंद करूं। शक्ल तो खैर इसकी देखने वाली क्या, चाहे जाने वाली है। हो सकता है तुम्हारी मम्मी ने इसे तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हो, वैसे पसंद तो उनकी लाजवाब है। दूसरी दोस्त ने भी शरारत से कहा। दुआ? फलक गुस्से से धाड़ी। खबरदार जो किसी ने इसके नाम के साथ मेरा नाम जोड़ा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो गुस्से में गाउन पहनती हुई वार्ड की तरफ बढ़ गई। और फिर आने वाले दिनों में फलक को हर रोज ही अयान का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगा।
जिस तरह वो मम्मी से बेतकल्लुफ़ी से बातचीत करता, फलक के तन बदन में आग लग जाती और मम्मी भी उस पर बुरी तरह फिदा थी। बल्कि अब तो उन्होंने अयान की वजह से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था और घर में भी बनी संवरी टिप टॉप रहने लगी थी। अयान के साथ बाहर जाते हुए वो फलक को भी साथ चलने की दावत देती, जिसे वो बेरुखी से रद्द कर देती। वो बेहद रंजीदा और हसास होती जा रही थी। लोगों की चुभती हुई मायने खेज निगाहें और उभरती हुई सरगोशियां उसके सीने में नेज़े की तरह चुभने लगी। वो एक ऐसा ही दिन था जब वो अपनी क्लास फेलो और बेस्ट फ्रेंड के घर पहुंची तो कमरे से आती आवाज़ों ने उसे ठठकने पे मजबूर कर दिया। दुआ, मुझे तुम्हारा फलक से मिलना, उसके घर जाना या उसका यहाँ आना कतई पसंद नहीं। दुआ की अम्मी की आवाज़ थी। मगर क्यों अम्मी? फलक तो आपको हमेशा से बहुत पसंद करती है। तुमने उसकी माँ को कभी गौर से देखा है? कैसी छमक छलो बनी फिरती है। और बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ माँ का असर आएगा ना। तुम क्या जानो लोग कैसी कैसी बातें माँ के बारे में बनाते हैं। खैर मुझे उसकी माँ से क्या लेना देना, और लोगों को तो उसके अलावा कोई काम नहीं कि ग़ीबत करके अपने आमाल नामे को स्याह करें। जहाँ तक फलक का ताल्लुक है तो मुझे उसकी दोस्ती पे फ़ख्र है और मैं उसके मामले कोई बात नहीं सुनूंगी। फलक को लग रहा था दिमाग में अंगारे भर गए हों, कदम मन मन भर के हो गए हों। वो खामोशी से वापस पलट आई और घर आते ही माँ पे बरस पड़ी। मना कर दे डैडी के दोस्त के बेटे को कहीं और जाकर ठिकाना बनाए, वरना मैं खुद कह दूंगी। आखिर हुआ क्या? मम्मी हैरान थी। या तो अब जानबूझकर अनजान बन रही है या दानिस्ता हकाइक से मुंह छुपा रही है। लोग क्या कहते हैं, दुनिया की नज़रों में हमारी क्या हैसियत है, किस तरह लोगों की तमस्खुराना नज़रों का मुझे सामना करना पड़ता है। आपने कभी सोचा? किसी ने कुछ कह दिया? शाजिया ने घबरा कर पूछा। मम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। हम मारते का हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन कहने वाले की ज़ुबान नहीं। और फिर आपने ये मुहावरा तो सुना होगा कि ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। और फिर रही सही कसर मिस्टर अयान ने पूरी कर दी। वो किस रिश्ते से आपका नाम लेता है? वो गुस्से से धाड़ी। अरे मैं कौन सा उससे इतनी बड़ी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की होगी मेरी उम्र। शाजिया बेगम को बुरा लग गया। मम्मी, फलक की निगाहें हैरत से फट गईं। 23 साल की तो मैं हो रही हूँ, क्या 12 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई थी? कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करें। फलक का लहजा खुद ब खुद तंजिया हो गया। हद है तुम्हारी, जब बेटी ही माँ की उम्र का हिसाब करने लगे तो खैर उससे क्या गिला। सब मुझे तुम्हारी बड़ी बहन समझते हैं क्योंकि मैं कहीं से भी तुम्हारी माँ नहीं लगती। शाजिया बेगम को सर से पांव तक मिर्चें लग गई। हाँ तो आप मुझे कबूल करने से इनकार कर दें। मुझे भी खुद को आपकी बेटी कहलाने का शौक नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। फलक गुस्से में वॉकआउट कर गई। ये देखे बगैर कि बाहर खड़े अयान के चेहरे पर तफक्कुरात का जाल सा बन गया था। आजकल फलक और शाजिया के दरमियान सर्द जंग चल रही थी और तकरीबन बातचीत बंद थी। वो अयान के साथ कमरे से बाहर निकली तो फलक सतून से टेक लगाए आसमान की वसअतों में जाने क्या तलाश कर रही थी। सफ़ेद चूड़ीदार पजामे और ढेर सारी कलियों के सफ़ेद कुर्ते में उसका कद और भी नुमाया लग रहा था। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में वो बेहद मुकद्दस और पाकीज़ा लग रही थी। उसके मेकअप से आरी चेहरे पर एक कुदरती और अलोही चमक थी तो सरापे में एक जाज़बियत और कशिश। अयान ने चलते चलते एक नज़र शाजिया पर डाली। डार्क मेकअप और जर्द पर कपड़ों में वो शोला जवाला लग रही थी, दहकती हुई आग जो तन मन को जला डाले। तो दूसरी तरफ खिली हुई चांदनी का सहर, नरमो मुलायम, दिल को छू लेने वाला। अयान के इर्तिकाज़ ने शाजिया को बेचैन कर दिया। क्या देख रहे हो? इस दौरान फलक उन दोनों पर एक कहर आलूद नजर डालती हुई अंदर चली गई थी। कितना तजाद है तुम दोनों में। फलक कहीं से भी तुम्हारी बेटी नहीं लगती। अयान तंजिया लहजे में बोला तो शाजिया बेगम नाज से इतराई। सारा कसूर इसके डैडी का है जिन्होंने इसे हमेशा 1857 के ज़माने में रखा। न आना न जाना, न घूमना न फिरना, बल्कि निसार को तो इसका मेरे साथ कहीं जाना भी पसंद नहीं था, जैसे मैं इसकी सौतेली माँ हूँ। शाजिया दिल की भड़ास निकालने लगी। लगता है तुमसे नाराज़ है फलक? अयान ने पूछा। क्या बताऊँ, लोगों की बातों में आकर मुझसे बदगुमान हो गई है। हर वक्त आग उगलती और अंगारे चबाती रहती है। इससे 2 घड़ी की भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ?
شازیہ نے منہ بناتے ہوئے دل گرفتگی سے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، اس کا حل ہے میرے پاس، مجھ سے فلک کی شادی کر دو۔ کیا؟ شازیہ کو لگا ان کے سر پر کسی نے بم دے مارا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں ملال تھا۔ سمجھا کرو، اس میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ فلک کے شکوک رفع کرنے اور دنیا کی زبان بندی کا بس یہی ایک طریقہ ہے۔ میں داماد بن کر تمہارے گھر میں رہوں گا اور کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ایان نے لوفرانہ انداز میں آنکھ ماری۔ فلک کی تعلیم ادھوری ہے، اس لیے میں اس کا یہاں رہنے کا جواز بھی معقول بنا لوں گا۔ میرا نہیں خیال کہ فلک مان جائے گی، وہ تم سے شدید نفرت کرتی ہے۔ شازیہ کچھ سوچ کر بولی۔ کمال ہے، تم کیسی ماں ہو، بیٹی سے ایک بات نہیں منوا سکتی۔ ڈونٹ وری، اس کے لیے بھی میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ ایان نے جانے کیا کہا کہ شازیہ کی آنکھیں ٹمٹما اٹھیں۔ دوسرے دن وہ فلک کے کمرے میں آئیں تو وہ گھبرا کے بیٹھ گئی۔ تم ناراض ہو مجھ سے، جانتی ہوں، اور تمہیں اس کا حق ہے، مگر بیٹا اکثر جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں، آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ فلک خاموش رہی۔ تم بیٹی ہوتے ہوئے بھی ماں کی مشکلات کو نہیں سمجھتی۔ باپ کا سایہ سر پہ نہ ہو تو ماں کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے۔ شریف، پڑھا لکھا اور خوبصورت داماد ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، اور ایان میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں۔ کیا مطلب آپ کا؟ فلک ایک دم چیخی۔ میں نے ایان کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ ممی؟ فلک کو ان کا جملہ گالی کی طرح لگا۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ جس شخص سے مجھے شدید نفرت ہے اس سے میری شادی ہو؟ ناممکن، اگر وہ دنیا کا آخری شخص ہو تب بھی نہیں۔ کیسی بیٹی ہو؟ ماں کی مجبوری کا احساس نہیں تمہیں؟ مجھے فخر اور مان تھا کہ تم انکار نہیں کرو گی، اس طرح لوگوں کی زبان بند کر کے تم ماں کو لوگوں کی نظروں میں سرخرو کر دو گی۔ تمہارے انکار سے تو جھوٹ بھی سچ ہو جائے گا، اور میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار کہلاؤں گی۔ تم چاہتی ہو میں ساری زندگی نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتتی رہوں؟ شازیہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مگر مجھ کے آنسو بہانے میں تو انہیں ویسے بھی کمال حاصل تھا۔ فلک نے بڑی بے بسی سے ان کی طرف دیکھا، پھر کرب اور بے چارگی سے بولی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہوں، لیکن نتائج کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ شازیہ کی آنکھیں جیت کی خوشی سے چمکنے لگی۔ انہوں نے بڑھ کے بیٹی کو گلے لگایا اور ایان کو خوشخبری سنانے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، یہ دیکھے بغیر کہ فلک کے چہرے پہ کس قدر اذیت اور کرب ہے، اس انسان کی طرح جو بغیر جرم کیے خود ہی اپنے لیے سزا تجویز کرنے پہ مجبور ہو۔ ڈیڈی، آپ کیوں مجھے تنہا چھوڑ گئے؟ آپ جو کہتے تھے، میں تمہیں زمانے کی میلی اور گندی نظروں سے بچانا چاہتا ہوں، اب آ کر میری بے بسی دیکھیں آپ۔ فلک دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصداق شادی ہو گئی، بے حد سادگی سے کہ ایان کے والدین شرکت نہیں کر پائے۔ مگر شادی کے بعد جب ایان نے بماں فلک کراچی جانے کا قصد کیا تو شازیہ بھی پڑ گئی۔ یہ تو تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو، تم نے یہیں رہنے کا وعدہ کیا تھا نا؟ سمجھا کرو شازیہ، والدین مجھ سے ناراض ہیں، ہو سکتا ہے غصے میں یہیں آ جائیں، جو میں نہیں چاہتا۔ تھوڑے دن کی تو بات ہے، جو ہی فلک کے میڈیکل کالج کی چھٹیاں ختم ہوئی ہم آ جائیں گے۔ شازیہ بے بسی کی تصویر بنی رہ گئی۔ اور پھر کراچی ایئرپورٹ پر ایان کے والدین اور اس کے چھوٹے بھائی ریان نے جس گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا وہ حیران رہ گئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ ایان نے اپنی مرضی سے شادی کر کے ان کی آرزوؤں، امیدوں اور ارمانوں پہ جس طرح پانی پھیر دیا وہ ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا، لیکن یہاں تو سب کچھ اس کی توقعات کے خلاف تھا۔ وہ ایک ہی نظر میں ساس سسر کی اسیر ہو گئی۔ چھوٹا بھائی ریان بھی شریر اور نٹ کھٹ تھا۔ اس نے گھر میں گھستے ہی اعلان کر دیا، میں فلک کو ہرگز بھابھی نہیں کہوں گا، آج میری بہن کی حیثیت پوری ہو گئی۔ اس وقت ایان چینج کرنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ پھر ساس نے اسے سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا، جہاں سوچوں میں گم کب اس کی آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھبرا کر اٹھی، ایان ساتھ ہی سو رہا تھا اور اسے اس کی کردار کی مضبوطی کا قائل ہونا پڑا۔ شکل مومنوں جیسی، کرتوت شیطانوں والے، اس نے نفرت سے سوچا۔ اسی لمحے دروازہ نوک ہوا اور گھبرا کر وہ دروازہ کھولنے اٹھی۔ ایان کی ماں کی باہوں میں سما گئی۔ اس دوران ایان بھی اٹھ چکے تھے۔ اٹھ جاؤ پوستی، 11 بج رہے ہیں، 2 مرتبہ تمہارے ہاسپٹل سے فون آ چکا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ پھر فلک کی حیرانگی پر انہوں نے وضاحت کی، تمہیں تو معلوم ہوگا، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے میرا بیٹا۔
फिर वो अयान से मुखातिब हुई, हॉस्पिटल से जल्दी आ जाना, फिर वलीमा भी तय करना है। मेरी अम्मा, वलीमे की इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी लंबी छुट्टी के बाद ज्वाइन किया है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ज़रा उनसे निमट लो। अयान ने प्यार से माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा तो वो सर हिला के रह गई। खुशकिस्मती से फलक को बेहद शरीफ और मोहब्बत करने वाला ससुराल मिला था। वो अक्सर सोचती, इतने शरीफ माँ बाप का अयान जैसा बेटा। उधर शाजिया के फ़ोन आ रहे थे, जिन्हें वो सुने बगैर ही डिस्कनेक्ट कर रही थी। जो जो उसकी छुट्टियां खत्म हो रही थी, उसका दिल बैठता जा रहा था। वो यहाँ बहुत खुश थी। फिर अचानक एक दिन रेयान ने उसे खुशखबरी सुनाई। खुश हो जाओ, अयान भाई ने तुम्हारा ट्रांसफ़र भी यहीं करा लिया। सच? उसकी खुशी दीदनी थी। उसको यहाँ वो सब कुछ मिला था जिसकी वो तमन्नाई थी। मोहब्बत, इज्जत और खलूस, और सबसे बढ़कर एक पाकीज़ा घरेलू माहौल। ओहो, मियाँ जी से जुदाई बर्दाश्त नहीं। रेयान ने छेड़ा और उसका हलक तक कड़वा हो गया। वो खामोशी से उठकर कमरे में आ गई। वो अपने एहसासात समझने से कासिर थी। सब घर वालों से वो बेहद खुश थी, लेकिन अयान का वजूद आज भी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, जबकि खुद अयान अजीब व गरीब कश्मकश का शिकार था। उसके लिए रेयान के साथ फलक का मेल जोल बड़ा रूह फरसा था। वो उनको आपस में हंसते बोलते देखकर तड़प उठता और तरह तरह के वसवसे उसके दिल में सर उठाने लगते। आते जाते आखिर वो शाजिया की ही तो बेटी थी। उसका वजूद ये सोच के ही दहकने लगता। उस रोज भी वो बेचैनी से कॉरिडोर में टहल रहा था जब वो दोनों हंसते मुस्कुराते घर में दाखिल हुए। दोनों का साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। फलक रेयान की किसी बात पे हंस रही थी। उसके रगों पैर में चिंगारियां सी भर गईं और वो खुद को रोक न सका। रेयान, तुम फलक को नाम से क्यों बुलाते हो? रिश्ते में ये तुमसे बड़ी है, और आप खुद जो अपने से 25-30 बरस बड़ों का नाम लेते हैं वो क्या है? मैं तो फिर भी रेयान से उम्र में छोटी हूँ। रेयान से पहले ही फलक तड़क कर बोली। रेयान उन दोनों की बातों पर हक्का बक्का रह गया। फलक इस दौरान अंदर जा चुकी थी। वो कुछ सोचकर संजीदगी से बोला, भैया, हमेशा मेरे दिल में एक हसरत ही थी कि मेरी कोई बहन हो जिसकी मैं लाड उठाता। वो रूठती, मैं मनाता। वो नखरे दिखाती, मैं उसके नाज उठाता। फिर फलक ने यह कमी पूरी कर दी, इसलिए मैं इसे बहन समझता हूँ, भाभी नहीं कहता। ये कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई और अयान नदामत और शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब कर रेयान को गले लगाते हुए प्यार से बोला, मेरी दुआ है तुम दोनों का ये पाकीज़ा और काबिल एहतराम रिश्ता हमेशा कायम रहे और तुम्हें फलक से कभी कोई शिकायत ना हो। फिर वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा अंदर की तरफ बढ़ गया। फलक के लहजे का तंज और निगाहों से टपकती नफरत उसके सीने में तराजू हो गई थी। उसका दिल चाह रहा था हर चीज़ को आग लगा दे, तहस नहस कर दे। वो कमरे में आता फलक खिड़की से छलकती चांदनी में नहाई कोई मावराई मखलूक लग रही थी। आहट सुनकर वो घूमी और पीछे खड़े अयान से जा टकराई, जिसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी। कब तक मुझे तड़पाओगी? आखिर मेरा जुर्म क्या है? अपने जुर्म के बारे में आपको पता है, लेकिन प्लीज मुझे अपने अल्फाज के जाल में न उलझाएं। तुम मेरी हर बात का तल्खी से जवाब क्यों देती हो? किसने कहा है कि आप मुझसे बात करें? तुम बीवी हो मेरी, क्या इस हकीकत को झुठला सकती हो? अयान ने उसे कंधों से थाम लिया। यही मजबूरी है कि मैंने इस गुलामी के तोक को अब तक अपने गले में लटकाया हुआ है। इससे ज्यादा की तवक्को मुझसे ना रखें। आपके शरीफ वालिदैन को जिस दिन आपकी असलियत बता दी तो आप मुंह छुपाने की जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। फलक ने नफरत से कहा और दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। और फिर आने वाले दिनों में अयान के इल्तफात से फलक ज़हनी और रूहानी कर्ब में मुब्तला हो गई। वो जूं जूं उसकी कुर्बत का ख्वाह होता, इसी कदर वो बेजार। रेयान की पुरखलूस मोहब्बत और अयान के वालिदैन की शफकत भी उसको उदासी के खोल से बाहर निकालने में नाकाम रही। इस हकीकत से वो कैसे रूगर्दानी करती कि तकदीर ने अयान को उसका मुकद्दर बना दिया है। दोनों ही जल रहे थे और किसी को धुआं नजर नहीं आ रहा था। किसे अपना दुख बयान करती कि यह गम उसकी माँ का दिया हुआ है। अयान का खलूस और बेपनाह चाहत आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल के बंद दरवाजों पे दस्तक दे रही थी, और वो ये सच मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सच क्या था? वो जो उसके कानों ने सुना और आंखों ने देखा था, या ये जो अब वो महसूस कर रही थी, वो किसको फरेब दे रहे थे? मुझे या मेरी माँ को? सारा वक्त वो खुद से यही सवाल करती।
متضاد कैफियत ने उसे निढाल और बीमार कर डाला। फिर अम्मा अब्बा के बेहद इसरार पर तब्दीली आबो हवा के लिए अयान उसे मरी ले आया, जहाँ की खुली फजाओं ने उसकी सेहत पे खुशगवार असर डाला। अयान ने भी अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ी थी। वो हर वक्त उसकी दिलजोई में लगा रहता। उसके रवैये में इतना खलूस और अपनायत होती कि फलक परेशान हो जाती। वो उससे नफरत करना चाहती थी, मगर दिल हुमक हुमक कर उसकी चाहत का असीर हुआ जा रहा था, क्योंकि अयान ने आज तक इस तन्हाई का कोई फ़ायदा नहीं उठाया था और रोज़े अव्वल की तरह आज भी वो एक दूसरे से दूर थे। फलक अब बिल्कुल ठीक थी। उसकी आंखों के बुझते चिराग फिर से लो देने लगे थे, गालों पे गुलाब खिल उठे थे और लबों पर कलियां महकने लगी थी। जब उसकी सोचों का तसलसल टूटा जो उसे ख्यालों से बाहर लाया। अयान कहाँ है? रात के 12 बज रहे थे और उसका कोई पता न था। वो आज सचमुच उसके लिए फिक्रमंद और परेशान थी। तभी वो आ गया और फलक बेताबी से उसकी तरफ बढ़ी। आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। फलक, कल हमारी वापसी है और इससे पहले मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूँ। तहम्मुल से सुनना। मैं मानता हूँ तुमसे मोहब्बत मेरा जुर्म है, लेकिन इसकी सज़ा तुम्हें भी मिल रही है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ है। मौजूदा तहजीब और मॉडर्न सोसाइटी ने ज़माने के चलन को कुछ इस तरह बदला है कि हम मगरिब की तकलीद में बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे हैं, ये देखे बगैर कि आगे कुआं है या खाई। मेरा कसूर अलबत्ता सिर्फ इतना है कि मैं पहली नज़र में तुमसे मुतासिर हो गया, क्योंकि मेरी नज़र और जहन में अपनी शरीक हयात के लिए एक ऐसी लड़की का तसव्वुर था, पाकीज़ा, बुलंद किरदार, शर्म हया और मशरकी तहजीब का मुरक्का। मगर तुम्हारी मम्मी की फितरत जानकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें सीढ़ी बनाए बगैर तुम तक पहुंचना और तुम्हें हासिल करना नामुमकिन है। बस इसलिए उनसे राह रस्म बढ़ाई, लेकिन अफसोस अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हें अपनी सच्चाई और मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सका। ये कहते हुए अयान की आंखें भर आईं और वो उठ के बाहर चला गया। फिर कराची आकर अयान हॉस्पिटल तो फलक अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। शाजिया के रोज़ फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, जिन्हें सुने बगैर वो डिस्कनेक्ट कर देती। शाजिया फ़ोन करके करके अब थक सी गई। पछतावे नागिन की तरह उसे डसने लगे थे। अयान को पाने की ख्वाहिश में बेटी भी गंवा दी। मॉडर्न सोसाइटी के कच्चे रंगों ने शाजिया की शक्ल मस्क करके उसे अपने मुकाम से गिरा कर रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया था। वो बेचैन होकर कराची आ गई तो बजाय खुश होने के उसे देखकर फलक की तेवरियों पर बल पड़ गए। कितने फ़ोन किए, कोई जवाब नहीं। क्या बेटियां ऐसी होती हैं? बस कर दे मम्मी, कितना बेवकूफ़ बनाएंगी। वो चीख उठी। उसके सीने में दबा आतिश फिशां फट पड़ा। आपने और अयान ने जो शतरंज की बिसात बिछाई थी, उस पर आप दोनों की मात हो चुकी है, क्योंकि आपकी खुद साख्ता इज्जत की खातिर मैंने खुद अपने दामन को आग से भर लिया था और जानते बूझते भी खुद को शोलों की नज़र कर दिया। मगर कुछ फ़ायदा नहीं। आप अपने दामाद नुमा बॉयफ्रेंड को अपने साथ ले जाएं, मैं यहाँ खुश हूँ। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। शाजिया के तलवों से लगी तो सर पे बुझी। उसने खींचकर फलक के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। माँ के बारे में ऐसा कहते तुझे शर्म तो नहीं आती? आपको आई थी बेटे की उम्र के लड़के को बहकाते हुए, वो हलक के बल चिल्लाई। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आती है। अब मुझे समझ आई कि डैडी क्यों आपको मुझसे दूर रखते थे और मुझ पर आपका साया भी नहीं पड़ने देते थे। उन्हें आपकी फितरत का अंदाज़ा था। मैं ही बेवकूफ़ थी जो कभी समझ ही नहीं सकी, और हमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इस शरीफ खानदान को जब आप दोनों के ड्रामे के बारे में पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? वो फूट फूट के रोने लगी और शाजिया गुस्से और रन से बाहर निकल आई और अयान को देख के उस पर बरस पड़ी। तुम तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला और फलक को कराची ट्रांसफ़र करा लिया और मुझसे मेरी बेटी को बदगुमान भी कर दिया। पहली बात तो यह है कि फलक मेरी बीवी है, उसके किसी भी काम के लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि उस हक को इस्तेमाल किया जो मेरे चाचा जान ने मरने से पहले मुझे दिया था। उन्होंने तुम्हारी हैसियत बताते हुए फलक को हिफाजत से लेने की इल्तिजा की थी, क्योंकि क्योंकि उन्हें तुम पर भरोसा नहीं था। ये अलहदा बात है कि फलक की एक झलक ने मुझे उसका असीर बना दिया और उस तक रसाई तुम्हारी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थी। चचा जान? शाजिया की सुई अब उस बात पे अटकी हुई थी।
جی ہاں، نثار علی خان میرے سگے چچا تھے جو ایک طوائف سے شادی کرنے پر پشیمان اور تمہاری حرکتوں پر نالاں تھے۔ شاید ان کی چھٹی حس نے کسی انہونی کا اشارہ کر دیا تھا اور انہوں نے مرنے سے پہلے فلک کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہا تھا۔ مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رخت سفر باندھ لیا۔ تم تو شکر ادا کرو کہ میں نے تمہارے طوائف ہونے کی حقیقت آج تک فلک کو نہیں بتائی، کیونکہ میرے چچا نے جس راز کی پردہ پوشی کی میں اسے کیوں افشا کرتا؟ پھر فلک میری زندگی ہے، میری روح ہے، اس کو ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب سوچنا تمہیں ایک ماں بن کر میرا مشورہ ہے، مخلصانہ اور ہمدردانہ، کہ اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ پلٹ جاؤ ان راستوں پر جن پر میرے مرحوم چچا تمہیں چلانا چاہتے تھے۔ وہی راستے تمہیں منزل تک لے جائیں گے اور پھر بھٹکنے بھی نہیں دیں گے۔ یہ فلاح، ایمان اور سلامتی کے راستے ہیں، صراط مستقیم اور عزت و وقار کی منزل ہے۔ شازیہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ایان اندر آیا تو فلک کو بے سدھ دے کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شاید کیا یقیناً اس نے ان کی گفتگو سن لی تھی۔ وہ ہوش میں آئی تو بے اختیار ایان کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ ماں کی اصلیت جان کر اس میں ایان سے نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی اور وہ خود اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ ایان کے ضرب نے اسے ندامت اور شرمندگی کے پاتال میں دھکیل دیا تھا۔ بس اسی لیے میں تمہیں تمہاری ماں کی اصلیت نہیں بتانا چاہتا تھا کہ تمہیں دکھ ہوگا، اور میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے پیار سے پچکارا اور پانی کا گلاس منہ سے لگا دیا۔ اسی لمحے اس کی چیخوں کی آواز پر تایا تائی دوڑے آئے۔ ان کو دیکھ کر فلک پریشان ہو گئی اور ان کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگی، جو خود بھی اسے گلے لگا کے رونے لگے تھے۔ پھر اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے گویا ہوئے، بیٹا تم بالکل شرمندہ مت ہو، اس میں تنہا تمہاری ممی نہیں، ہم سب اور تمہارا ڈیڈی بھی قصوروار ہیں۔ ہم جو خود کو اونچی ذات اور نسب و حسب کا سمجھ کر دوسرے انسانوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ماں کے پیٹ سے تو ہر بچہ لا مذہب اور معصوم پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کے بچے کو کسی غیر مسلم کے گھر چھوڑ دیں تو وہ وہی دین اپنائے گا۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے۔ تمہاری ماں جس ماحول میں پیدا ہوئی اس کو وہی کا اثر لینا تھا۔ غلطی تو ہماری تھی کہ ہم نے اسے گلے نہیں لگایا، اسے اپنا ماحول نہیں دیا۔ ہم نے برائی سے نہیں، برے سے نفرت کی، جو صحیح نہیں تھا۔ تمہارے ڈیڈی نے جو نیک نیتی سے قدم اٹھایا تھا، کاش اس نیکی میں ہم اس کا ساتھ دیتے۔ تمہاری ماں نے ایک طوائف کے گھر میں جنم لیا تھا، اس لیے وہ طوائف تھی۔ اگر ہمارے گھر پیدا ہوتی تو معزز اور شریف کہلاتی۔ اسے تم اپنی ماں کو معاف کر دو اور اپنا دل برا مت کرو۔ ہمارے لیے یہ خوشی کیا کم ہے کہ ہمارا اپنا خون ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے۔ تم یہ دیکھو، ہمارے بھائی کی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ وہ تمہیں دین کے راستے پہ چلانے میں کامیاب ہوا، اور تم کبھی ان گلیوں اور ان راہوں پہ نہیں چلی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ، تمہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے نا۔ اور پھر سب کے سمجھانے پر اس نے اپنی ماں کو معاف کر کے بہت ہی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور اس بار شازیہ بیگم نے بھی خود کو پہلی دفعہ اپنی خواہشوں کے بے لگام سفر سے آزاد کر کے خود کو اپنی بیٹی کے سپرد کر دیا تھا۔ شازیہ بھی جانتی تھی جن تاریک گلیوں سے وہ آئی تھی، انہیں کے قدموں پہ چلتے چلتے اب گناہوں کی جس دلدل میں وہ گر چکی ہے، اس سے نکالنے کا دنیا میں صرف ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ تھی اس کی پیاری پاکیزہ بیٹی۔ بے شک بعض اوقات والدین اگر غلطی پر ہوں تو اولاد انہیں راہ ہدایت پر لانے کا وسیلہ بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے اولاد کی تربیت ماں اور باپ دونوں کا فرض ہے۔